नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद के गठन। मंत्रिपरिषद का गठन भारतीय संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के कंट्रोलिंग के लिए या नियंत्रण के लिए मंत्रिपरिषद कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम देखेंगे। मंत्रिपरिषद जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कितना इम्पोर्टेंट है और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा किया गया है, इसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब मंत्रिपरिषद तो गठन तो हम कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? सवाल तो ये भी आता है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है भाई? तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कि उस दल का प्रमुख व्यक्ति होता है। उस दल का प्रमुख व्यक्ति बोले तो जो विधानसभा में जीत करके आया हुआ पार्टी होता है, उस पार्टी के प्रमुख व्यक्ति जो जीत करके आए हुए बहुमत दल के नेता होते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसका चुनाव मुख्यमंत्री के लिए किया जाएगा, तो वो मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का मुखिया कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? मंत्री परिषद का मुखिया कहलाता है। और वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया क्या है? तो जब किसी विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन होता है और जब पार्टियां मैदान में होती है और किसी भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में वो पार्टी जो है किसी एक व्यक्ति के नाम को चयन करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है उस नाम को कि ये व्यक्ति जो है फलाना पार्टी से हमने बहुमत प्राप्त किया है और बहुमत दल के सहमति से फलाने व्यक्ति को हम अपने मुखिया बनाने के लिए आपके समक्ष ही नाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल जो है राज्यों के लिए राज्यपाल जो है उस व्यक्ति का क्या करता है? मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है और यही जो है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है? मुखिया कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है? और मुख्यमंत्री का गठन कितना में किया जाता है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया जाता है। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री का शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। कौन सा आर्टिकल? 164 के अनुसार मुख्यमंत्री का जो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ठीक है? और यदि कभी-कभी ऐसी भी कंडीशन आता है कि मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, है ना? लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करेगा भाई उस स्थिति में? उस स्थिति में जो राज्यपाल साहब है, वो राज्यपाल साहब अपने स्वविवेक से किसी भी पार्टी को 2 या 3 पार्टी होंगे जो भी जितने भी पार्टी मैदान में लड़ रहे होंगे वो इलेक्शन चुनाव के लिए वो सारे पार्टी होंगे, तो किसी भी पार्टी के वो योग्य समझेंगे उस व्यक्ति के उस पार्टी के प्रमुख को राज्यपाल अपने स्वविवेक से क्या करेंगे? मुख्यमंत्री का निमंत्रण भेजेंगे कि आप आइए, आपकी पार्टी आए और मुख्यमंत्री पद का शपथ ले, ठीक है? यही कंडीशन देश के लिए राष्ट्रपति पर भी लागू होता है। देश में यदि कोई व्यक्ति बहुमत प्राप्त नहीं करके आता है, तो देश का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए राष्ट्रपति साहब होते हैं, वो स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए, स्वविवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, वहाँ भी क्या करते हैं? अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है? वही प्रक्रिया मुख्यमंत्री के चयन में भी करते हैं कौन? राज्यपाल करते हैं राज्यों के लिए, ठीक है? और आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल तो 164 में मंत्री का क्या करते हैं? चयन शपथ दिला देते हैं और वही 164 में क्या होता है? मंत्रियों का भी चुनाव या मंत्रियों का भी क्या होता है? शपथ दिलाया जाता है। अन्य मंत्री का भी शपथ दिलाया जाता है और लेकिन मंत्रियों की एक शर्त भी होती है। मंत्री का शर्त क्या होता है? मंत्री का ये कंडीशन होता है कि मान ले कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया कोई व्यक्ति कहने का मतलब मान लो किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है और वो व्यक्ति ना ही लोकसभा से और ना ही विधानसभा से जीत कर आया था। मतलब कि ना ही वो व्यक्ति एमएलए होता है और ना ही वो व्यक्ति क्या होता है? एमपी होता है। यदि इस कंडीशन में किसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, तो व्यक्ति का क्या होता है? कर्तव्य हो जाता है और उस व्यक्ति की जिम्मेवारी हो जाती है कि 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक या किसी भी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। सांसद या विधायक ना बनने की स्थिति में वो मंत्री 6 महीना के जैसे 6 महीना समाप्त होगा वैसे उसकी मंत्री परिषद नहीं, उसकी मंत्री का जो पद है वो भी समाप्त हो जाएगा, उससे ले लिया जाएगा। तो मंत्री बने रहने का शर्त हुआ 6 महीना के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या किसी भी लोकसभा क्षेत्र से
सांसद या विधायक चुना जाना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसके और क्या-क्या मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? यदि बात कीजिएगा कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री हमेशा जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन-कौन से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं? तो देखेंगे आप यहाँ पर कि मंत्री 3 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक है? दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य स्तर का मंत्री और तीसरा होता है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री हुए? 3 कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर जिसे कहते हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या उप विभाग के मंत्री जिसे या स्वतंत्र विभाग का मंत्री भी कहा जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं प्रमुख विभाग संभालते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रमुख विभागों के मंत्री किसमें होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करने वाले और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उसके अंदर जो काम करने वाले मंत्री होते हैं क्या कहलाते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, माने कैबिनेट स्तर के अधीन काम करने वाले मंत्री क्या होते हैं? वो भी स्वतंत्र होते हैं। किसके प्रति? कैबिनेट विभाग के प्रति वो स्वतंत्र होते हैं और अपने विभाग के प्रति स्वतंत्र होते हैं और कैबिनेट विभाग के प्रति उसकी सारी जिम्मेवारी किसके प्रति होती है? कैबिनेट विभाग के अंतर्गत उस विभाग का मंत्री की जिम्मेवारी होती है। और एक होता है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, और ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो है डिप्टी मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, ये छोटे कार्यों में सहायता करते हैं और ये जो है कि कैबिनेट स्तर की नहीं जिम्मेवारी होती है। ये नोटिस कीजिएगा कि ये जो है आप थर्ड नंबर में देख रहे होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, ये स्वतंत्र विभाग का मंत्री होते हैं और ये जो है कैबिनेट स्तर से संबंधित ना होकर के क्या होते हैं, सीधे सीधे उस राज्य के राज्यपाल से संबंधित होते हैं। अपने रिपोर्ट को डायरेक्ट कहाँ दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं, मंत्री परिषद को दे सकते हैं। शपथ ग्रहण 164 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 164 सब क्लॉक ए के अकॉर्डिंग मंत्रियों और मुख्यमंत्री का शपथ किसमें था? 164 में था और मुख्यमंत्री के बाद आता है उसके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के शपथ। तो कैबिनेट स्तर के मुख्यमंत्रियों के शपथ किसमें है? 164 का सब क्लॉक ए में कैबिनेट स्तर के जो और मिनिस्ट्री ऑफ राज्य स्तर का या स्वतंत्र विभाग के मंत्री पद का जो शपथ दिलाया जाता है, इसका वर्णन कहाँ किया गया? आर्टिकल 164 का सब क्लॉक ए के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्य के पाल के ही सामने शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं और शपथ में क्या कहते हैं कि मैं भारत की संविधान की सच्चाई और निष्ठा से पालन करूंगा या पालन करूंगी एवं अपने कर्तव्यों का निष्पादन करूंगा अथवा निष्पादन करूंगी। ये शपथ लेता है, कौन लेता है? वो मंत्री लेता है। किसके समक्ष? राज्यों के लिए राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 164 के सब ब्लॉक ए के तहत व्यक्ति और मंत्री पद का शपथ लेता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी कौन-सी होती है? किसी भी विभाग के जब मंत्री बनाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद की जिम्मेवारी तो अपनी होती होगी ना भाई। कोई भी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होगी ना। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद की जो जिम्मेवारी है आर्टिकल 164 के सब क्लॉक 2 में बताया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है या मंत्रिपरिषद अपने विधानमंडल के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। कोई भी मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कहाँ जिम्मेदार होता है? तो उस विभाग के उस राज्य के विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जिम्मेदार होता है। यदि विधानसभा में विश्वास खो जाता है और कहता है कि यदि उस विधानसभा में विश्वास मत खो जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अब इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री जो है व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति अनर्गल व्यक्तिगत निर्णय नहीं दे सकता है कि हाँ भाई हमारा ये डिसीजन है, हमारा ये डिसीजन नहीं। जब भी कोई मंत्री जो है डिसीजन देता है तो किसका डिसीजन होता है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का डिसीजन होता है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी मंत्री जब अपने पद से इस्तीफा देता है
और उस स्थिति में यदि मंत्री परिषद को इसकी जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद और या मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। आप कहेंगे यार फलाना मंत्री तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो मंत्री कब इस्तीफा देता है? मंत्री परिषद की सलाह से या मंत्री परिषद का उसके इस्तीफे पर ये होता है कि हाँ ठीक है, आप इस्तीफा दे रहे हैं तो उसकी रजामंदी होती है, उस मंत्री परिषद का रजामंदी होती है जब मंत्री के इस्तीफे पर, तब जाकर के उस विभाग में जैसे वो मंत्री अपने पद से रिजाइन देता है तो उस विभाग में दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए फिर राज्यपाल के समक्ष दूसरे नाम का चयन करके मंत्री परिषद या विधानमंडल भेज देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री मंडल जो है इस्तीफा नहीं देता। आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, मंत्रिमंडल का आकार आप कहेंगे कि किस प्रकार होगा। अब मान लो मंत्री परिषद की तो जिम्मेवारी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, लेकिन इसका आकार कितना होगा, कितना बड़ा मंत्री परिषद होगा भाई। मान ले कि किसी विधानसभा में 200 या 400 विधानसभा सीटें हैं तो उसका कितना व्यक्ति मंत्री बनने योग्य होंगे, इसका कोई निश्चित अनुपात तो होनी चाहिए। तो ये पहले जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये व्यवस्था किया गया। आर्टिकल आर्टिकल नहीं, भारतीय संविधान संशोधन 1991 2003 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये ऐड किया गया कि किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों का कितना होगा? 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, मतलब मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या अब निश्चित कर दी गई। किस आर्टिकल के, किस भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग अब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की निश्चित संख्या तय कर दी गई। और निश्चित संख्या कितनी होगी? उस विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का मात्र 15%। अब समझ में आ गया? 15% से ज्यादा उस विधानसभा क्षेत्र में मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम कितना है? 200 सदस्य है, तो 200 सदस्यों का 15% कितना हो गया? 15%, 200 सदस्यों का 15% आप ऐसे गुना करके देखेंगे तो 15 दूनी 30, कितना हो गया? 200 सदस्यों वाले विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं? तो 30 व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। कितने व्यक्ति बने? 30 व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, 15% के अकॉर्डिंग ही। यार ये 15% का नियम कब लाया गया? सवाल ये आता है कि 15% का नियम कब लाया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग 15% कुल मंत्रियों की संख्या का विधानसभा सदस्यों के मात्र 15% ही निर्धारित किया गया। और यदि किसी राज्य में 200 सदस्य है, अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या मान ले 200 है, तो 200 का 15% कितना हो गया? वही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। 200 का कितना हो जाएगा? 15%, 30 व्यक्ति ही उस विभाग में मंत्री बनाए जाएंगे। इसका क्या महत्व हुआ भाई? किसका महत्व? तो विधान परिषद की क्या महत्व होती है? तो विधान परिषद का महत्व यहाँ पर साफ साफ झलकता है कि मंत्री परिषद का या विधानमंडल सरकार का क्या हो गया? मेकिंग बॉडी हो जाता है। किसी भी काम का डिसीजन लेने का, किसी भी काम को बनाने की शक्ति किसके प्रति आ जाती है? मंत्रिमंडल के प्रति आ जाती है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग जो है, अलग अलग जो विभाग हमारे पास है वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तालमेल बैठाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन? विधान परिषद। ठीक है, और ये सामूहिक रूप से क्या होते हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। कौन? मंत्री परिषद द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रण करने का काम करते हैं। नियंत्रित कैसे होता है? क्योंकि वो जब सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, मंत्रीगण अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो इस जिम्मेदारी से क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होता है। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होता है तो हमारा संविधान का जो मुख्य ध्येय था वो भी मजबूत होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।